प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी एस बी ए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में 3 पाठ्यपुस्तकें लागू की हुई है। एक नाटक है रक्त ध्वज, राजेंद्र मोहन भटनागर जी का। दूसरी पाठ्यपुस्तक है निबंध संग्रह और तीसरी पाठ्यपुस्तक है एकांकी संग्रह। हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है उसमें हमने एकांकी संग्रह की आरंभिक 3 एकांकियों का अध्ययन कर लिया है और चौथी एकांकी है भोर का तारा, जिसको हम पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम इस एकांकी को इस ऑनलाइन कक्षा में हम पूर्ण करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या 70 से शेखर और उसकी प्रेयसी छाया, जो देवदत्त की बहन होती हैं, और इन शेखर जो है सौंदर्य प्रेमी हैं और राज दरबारी कवि हैं, उज्जैनी के एक सबसे बड़ी कवि हैं, और उनकी पत्नी हैं छाया। तो एक तरह से तक्षशिला का ये अधिपति और उज्जैनी का ये कवि हैं, और इन दोनों के बीच में शेखर ने जो भोर का तारा नामक महाकाव्य लिखा था, जो इनके प्रेम की एक अमर निशानी है, और उन्हीं को लेकर के दोनों में विचार विमर्श चल रहा है। और छाया को ये चिंता होती है कि ये जो भोर का तारा जो महाकाव्य लिखा है ये कहीं विनष्ट न हो जाए, इसे कोई चुरा न लें, कोई समाप्त न कर दें। इन्हीं दोनों में चर्चा चल रही है और उसी क्रम में आगे देखिए। छाया मन स्वर में, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर मग्नावस्था में बहुत सुखी। सहसा बाहर कोलाहल होता है, घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। छाया, कौन है? सहसा माधव का प्रवेश होता है। माधव जो शेखर का एक मित्र हैं, जो देश प्रेमी हैं, थकित और श्रमित, शस्त्रों से वे सुसज्जित हैं, थके हुए हैं और पसीना पसीने से नहा रहा है। चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह हैं। दोनों विस्मित से स्वर में माधव, यानी छाया और शेखर दोनों पुकारते हैं, माधव तुम। शेखर, माधव तुम यहाँ कहाँ? माधव का कथन, दोनों पर दृष्टि फेंकता हुआ शेखर छाया फिर उस कमरे पर डरती सी आंखें डालता है, मानो उस सुरम्य घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ वह बोलता है, यानी इन दोनों को अलग थलग नहीं करना चाहता है। इन दोनों की जोड़ी सदा अमर रहें, लेकिन फिर भी देश हित के लिए, राष्ट्रीय भावना के लिए, अपने कर्तव्य पालन को जो अपना धर्म मानता है माधव, वो फिर कहता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने के लिए आया हूँ। और भीख क्या है? देखिए, छाया और शेखर दोनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है उसके इस कथन को सुन करके। छाया, भीख मांगने? तक्षशिला से? तुम यहाँ भीख मांगने के लिए आए हो? शेखर, तक्षशिला से। माधव, क्या बात है? माधव धीरे धीरे मजबूती से साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके स्वर में भावुकता आती जाती है। हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ गया ये मैं नहीं जानता। हाँ, ये जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर, गुप्त साम्राज्य संकट में है? उज्जैनी संकट में है, जिसका मैं एक राष्ट्रीय कवि हूँ, वह उज्जैनी संकट में है? पूरा गुप्त साम्राज्य संकट में है? क्या कह रहे हो मेरे मित्र माधव? माधव संजीदगी के साथ, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोरमाण भारतवर्ष पर चढ़ आया है, यानी उसने आक्रमण आरंभ कर दिया है, धावा बोल दिया है। छाया भयाक्रांत होकर, तोरमाण यानी ये हुणों का सरदार यहाँ तक आ चुका है? माधव, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने अभी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है।
और धीरे धीरे वह उज्जैनी तक आ रही है। छाया सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उसकी भुजा पकड़ती हुई तक्षशिला यानी तक्षशिला को वो रौंद रहा है माधव उसी स्वर में। सारा पंचनद यानी पूरा पंजाब आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, चारों ओर हत्याएं हो रही है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यव्रत इन पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की, देश की इस संकट में तुम मदद करो। यानी कहने का तात्पर्य माधव जो है अपने मित्र, कवि मित्र शेखर से ये कहता है कि तुम जो जीवन में सौंदर्य प्रेमी हो, उस सौंदर्य प्रेमी को उसका त्याग करते हुए तुम अपनी लेखनी देश रक्षा के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए और देश हित में तुम समर्पित कर दो। अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें यहाँ अपने प्रेम का परित्याग करना होगा। बाहर भारी कोलाहल। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में औज है, तुम्हारी लेखनी में ताकत है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव है। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्मा को जगा सकते हो। तुम ऐसी ओजस्वी कविताओं का सृजन कर सकते हो जिससे सब में उत्साह बढ़ जाए। वीर रस तुम इनमें जगा सकते हो, यानी युवकों में तुम जान फूंक सकते हो। यह शेखर, तुम्हारी तुम्हारी इस कविता रूपी इन शब्दों में एक तरह से तलवार से भी अधिक घातक प्रहार करने की ताकत है। शेखर चुपचाप सुने जा रहा है। चेहरे पर भावों का आवेग है, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, ओजस्वी कविता के द्वारा तुम गांव-गांव में जाकर वह आग फैला दो जिससे हजारों और लाखों बुझाएं अपने सम्राट स्कंदगुप्त और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले ले। तुम ऐसी ओजस्वी वाणी को गुंजायमान कर दो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से। कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता है। उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा हो। कवि, देश तुमसे ये बलिदान मांगता है। यानी इस एकांकी की मूल बात इस पंक्ति में छिपी हुई है। हे कवि शेखर, आज तुम्हें सौंदर्य प्रेमी इस भावना को त्याग करते हुए आज देश जो है तुमसे कर्तव्य पालन करवाना चाहता है। देश हित के लिए तुम्हें बलिदान करवाना चाहता है और बलिदान छाया का बलिदान करना होगा। जिस सौंदर्य के तुम उपासक हो, उस सौंदर्य का तुम्हें आज देश हित के लिए परित्याग करना होगा। ये बलिदान तुम्हें करना होगा। छाया अत्यंत दर्द भरे करुण स्वर में, माधव, माधव, माधव मुड़कर छाया की ओर कुछ देर देखता है। फिर थोड़ी देर बाद, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज़ हैं। उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज़ हैं। इसमें तो सहस्रों मिट गए और सहस्रों को मिटना है। शेखर मानो नींद से जगा हो। किसने? माधव, आर्य देवदत्त ने अंतिम समय यही कहा था कि मेरे प्राण क्या चीज़ हैं, इसमें तो सहस्रों मिट गए और सहस्रों को मिटना है। यानी कहने का तात्पर्य इन हूणों से लड़ते हुए एक तरह से बलिदान हो गए हैं देवदत्त। माधव, आर्य देवदत्त ने अंतिम समय। छाया जैसे बिजली गिरी हो। माधव, माधव, तो क्या भैया अब नहीं रहे? वो देश हित के लिए बलिदान हो गए हैं। यहाँ डॉट डॉट कर दिया है। माधव कुछ कहना नहीं मतलब कहने का तात्पर्य है माधव के द्वारा यहाँ कुछ कहा नहीं गया उसकी बहन के सामने। माधव, उन्होंने वीर गति पाई है। छाया, छाया पृथ्वी पर घुटनों पर गिर जाती है, चेहरे को हाथों से ढक लिया। जिस चीज में माधव कहे जाता है, शेखर एक दो बार घूमता है। उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सारा मिलने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य अब जो शेखर है वो अब एक तरह से अपने प्रेम का, अपने सौंदर्य का परित्याग करते हुए वो देश हित के लिए अपने कर्तव्य पालन करने के लिए अग्रसर होगा। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हूणों के दल के निकट जा पहुंचे थे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया है और उनके 20 सैनिक आगे हूणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे
और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे वीर सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा है और मैं आज यहाँ तक चल आया हूँ। अति शीघ्रता के साथ सहसा माधव रुक जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है और उसके चेहरे पर दृढ़ता और विजय का भाव है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है, जो छाया और शेखर के बीच प्रेम सौंदर्य की एक तरह से निशानी के रूप में दोनों की भोर का तारा एक तरह से छाया के सौंदर्य का चित्रण इसमें मौजूद है। दोनों की प्रेम की कहानी इसमें मौजूद है। उसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से, बिछुड़न से, प्रेम से उसे देखता है कि मैं अब इस सौंदर्य से बिछुड़ने वाला हूँ। मैं जिससे प्रेम करता हूँ, जो मेरी प्रेरक है, आज मैं उससे बिछड़ने वाला हूँ। और उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और वह अग्नि ही उसमें ओजस्वी भाव, वीरता का भाव जगाती है और जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे अग्नि की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को वह फाड़ता है। और इस आवाज़ को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया उसे फाड़ते हुए देखकर शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया है और अग्नि में लपटें तेज उठती है। छाया गिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है, यानी वह छाया का एक तरह से परित्याग करता है। अपने प्रेम का जिस सौंदर्य का वह उपासक है, जिसका वह पूजक है, पूजा करता है, आज उसी सौंदर्य को वह अपने देश हित के लिए बलिदान करता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया, यानी मेरे जीवन का शुभारंभ हुआ ही है। वह प्रातःकाल जिस जीवन का मैंने आरंभ किया वह प्रभात आज नष्ट हो गया है, भोर का तारा आज नष्ट हो गया है। माधव उसके ये शब्द सुनकर बाहर आता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। उसे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जन समूह के गाने का स्वर सुन पड़ता है। यानी शेखर जो है वो सौंदर्य श्रृंगार रस की कविताओं का परित्याग करते हुए एक तरह से कर्तव्य पालन को अपना दायित्व मानते हुए कवि कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और वीर रस की ओजस्वी वाणी में वो कविताओं का सृजन करते, वो इन हूणों के विरुद्ध एक तरह से जन समूह को एकत्रित करते हैं और उज्जैनी की वो रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर होते हैं। ये इस कहानी की एकांकी की मूल संवेदनाओं पर कहती है। अभय जाग जनता जनार्दन, अभय यानी निर्भय होकर के, हे जनता जनार्दन, हे जन समूह उमड़ पड़ो, तुम जागृत हो जाओ। कहाँ है भयंकर तरंगे, कहाँ सो रहा क्रुद्ध गर्जन, यानी तुम ये भयंकर तरंगे जो तुम्हारे हृदय में वीरता की उठती आज कहाँ सोई हुई है। वह क्रोधित होकर के जो गर्जना आप करने वाले हो भयंकर, वह सुनाई नहीं देती है। महोदधि तनिक तो उमड़ तू, हे महान उदधि सागर, हे जनसमूह रूपी सागर तुम अब उमड़ पड़ो। बुलाता तुझे मैं प्रभंजन, मैं आंधी और तूफान बन करके मैं तुम्हें आज ललकार रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ। अबे जाग जनता जनार्दन, है निर्भय होकर के, हे जन समूह तुम आज उमड़ पड़ो और इस उज्जैनी की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान के लिए तैयार कर दो। शेखर का स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः शांति। उसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, माधव, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया है। प्रभात तो अब होगा, यानी तुम्हारे जीवन में प्रातःकाल का शुभारंभ, जीवन का शुभारंभ अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, यानी वह सौंदर्य प्रेमी था, वह काल्पनिक जीवन में जी रहा था। अब उसे यथार्थ भूमि पर लौटना पड़ा है
और वह वास्तविक सृजन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उज्जैनी के लिए अपने कवि कर्तव्य का पालन अब करेगा। वह भोर का तारा था अब तक, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। जिस तरह से सूर्य चमक करके पूरे संसार को रोशनी देता है और ऊर्जा से भर देता है, उसी तरह से पूरे जन समूह में वह वीर रस की ऊर्जा भरेगा। वीर रस का मंत्र फूंकने वाला है, जिससे पूरे तक्षशिला की रक्षा हो सकेगी। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है, पर्दा गिरता है और छाया को भी अपने यथार्थ बोध का परिचय प्राप्त होता है कि कवि को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। और छाया जो उनके काव्य सृजन की जो प्रेरणा है, और वो इसी में ही प्रेरक बनी रहे, देश हित के लिए वो प्रेरक बनी रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये एकांकी समाप्त होती हैं और इस पे मैंने पूर्व में भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि इस एकांकी का जो मूल उद्देश्य है, मूल संवेदना है इस एकांकी की, और वह मूल संवेदना आपके सामने है। और देखिए, उस मूल संवेदना पे थोड़ा सा दृष्टिपात हम कर लेते हैं, और वह यह है, एक सेकंड। भोर का तारा एकांकी की मूल संवेदना, गहराई से चिंतन करने पर ही कविता का जन्म होता है। ये मूल संवेदना इसकी। कवि कर्तव्य विसंगतियों को दूर करना है। सामाजिक मंगल की भावना कवि कर्तव्य में छिपी हुई होती है। कविता जो है जन समूह पर गंभीर प्रभाव डालती है। समस्याओं से मुक्ति की कामना एक कवि की लेखनी से होती है। और नव चेतना व कर्तव्य निष्ठा के बीच में, यानी कर्तव्य निष्ठा की भावना इस एकांकी में छिपी हुई है। जरूरत पड़ने पर कवि जो है देश सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। कविता का प्रभाव तलवार से अधिक होता है और युग की मांग के अनुसार एक कवि सृजन करता है। ये इस एकांकी की मूल संवेदना है। साथ ही इसमें जो चरित्र चित्रण शेखर का उभर कर आता है, और वह चरित्र चित्रण आपके सामने है। कवियों की सी वेशभूषा इस एकांकी में हम देख चुके हैं। शेखर की जो वेशभूषा है, रहन सहन है, खान पान है, वो कवियों जैसा है। शेखर एक कवि के रूप में इस पूरी एकांकी में उभर के आते हैं। प्रकृति व सौंदर्य प्रेमी व आरम्य हैं। प्यार और कविता उनकी प्रथम पसंद होती हैं। और कवि कर्म की जो उन्हें प्रेरणा मिली है, वो उनकी प्रेयसी छाया हैं। और अस्त व्यस्त जीवन वो जीते हैं। देश सेवा हेतु वह अपने छाया का, यानी अपने व्यक्तिगत प्रेम का, अपने सौंदर्य का वह परित्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, और अपने कर्म के प्रति वह निष्ठावान बने रहते हैं। और शेखर जो है पहले कल्पना जीवी होते हैं और फिर वो यथार्थ जीवी बन जाते हैं, और देश सेवा हेतु वह अपने एक तरह से प्रेम का वह परित्याग कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में आपकी 5वीं एकांकी को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।